सभी को नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान में पाठ 9 पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। और हमारी चर्चा का विषय रहेगा गठबंधन सरकार की। गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार का हमारे जो है भारतीय राजनीति में कब से माना जाता है कि कब से गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। साथ ही ये भी देखेंगे कि गठबंधन सरकार में क्या क्या दोष हैं, गठबंधन सरकार की सफलता हेतु कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। बात करें कि भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार के पृष्ठभूमि पे तो माना जाता है कि 1989 के बाद, जो कि राजीव गांधी सरकार थी 1989 से पहले, तो उसके बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई और इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गठबंधन का ही अर्थ क्या होता है। तो गठबंधन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है और उस जो शब्द है वो है कोरिलेशन, और जिसका साधारण अर्थ होता है एक साथ बांधना। अर्थात राजनीति में इसका अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है कि एक समूह में इकट्ठा होना। और इसके साथ हम अगर बात साधारण रूप से करें तो जब किसी एक पार्टी या राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जो सरकार बनाने की कोशिश करते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन सरकार कहलाती है। साधारण अर्थ में ये है कि अगर कई बार जो गठबंधन होता है वो चुनावों से पूर्व भी होता है और कई बार जो है गठबंधन चुनावों के बाद में भी होता है, लेकिन भारतीय राजनीति में चुनावों से पहले वाले गठबंधन को अच्छा माना जाता है, चुनावों के बाद वाले गठबंधन को एक अवसरवादी गठबंधन के रूप में देखा जाता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जो है एक समान विचारधारा को लेकर के इकट्ठे होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बाद में सरकार बनाते हैं, तो वो गठबंधन कहलाता है। और दो प्रमुख इसके उदाहरण हैं, एक तो एनडीए है और राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और ये 1999 में अस्तित्व में आया, जिसका नेतृत्व भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस से प्रसंग या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन तुरंत इसके अगले लोकसभा चुनाव में 2004 में अस्तित्व में आया और इसके जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में जो इस गठबंधन इस दल का जो है नेतृत्व किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जो कि 2004 और 2009 में देश के प्रधानमंत्री रहे और ये दल लगातार 2 लोकसभा में अस्तित्व में आया। इसके बाद हम बात करते हैं कि गठबंधन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले है कि राजनीतिक अस्थिरता होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार होती है वो स्थायी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केंद्र और राज्य स्तर पर जो है गठबंधन कार्यक्रम लोगों की आशाओं के अनुरूप नहीं रहता और राजनीतिक दलों के मतभेद के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, जो देश के विकास के लिए शुभ नहीं माना जाता। कहने का अर्थ ये है कि भाई जो भी राजनीतिक गठबंधन पार्टियां बनाती हैं उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, जिसके कारण वो एक मंच पर नहीं आ पाती। दूसरा है दल बदल को प्रोत्साहन। तो गठबंधन सरकार से जो है आया राम गया राम, जो कि दल बदल से ही संबंधित है, उस प्रवृत्ति को बल मिलता है। हालांकि 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने जो है दल बदल विरोधी कानून बनाया था, लेकिन वो रोकथाम लगाने में काफ़ी हद तक नाकाम है वो। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पद की प्रतिष्ठा का ह्रास होता है। इसका अर्थ यही है कि भाई गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पद की मर्यादा, जो सम्मान उनको उस संवैधानिक पद के व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता है। और साथ में कई बार
सार्वजनिक तौर पर इन दोनों पदों पर बैठे व्यक्तियों की आलोचना की जाती है, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा का ह्रास होता है, नुकसान होता है। फोर्थ है महत्वपूर्ण, संसदीय सिद्धांतों के विपरीत आचरण। इसका अर्थ यही है कि भाई गठबंधन सरकार जो है उसमें वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं, क्योंकि एक से अधिक राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है, जिसके कारण जो है संसदीय सिद्धांतों के विपरीत आचरण होता है। इसका अर्थ ये है कि भाई जो संवैधानिक जो पद है उसके नियम कानून है उसके विपरीत भी कई बार आचरण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि गठबंधन सरकार में लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होती, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भागता है। पांचवा है कि अवसरवादी प्रवृत्ति आधारित सरकारों का गठन के अवसर और जो है स्वार्थ अधिक होता है, जिसके कारण सरकार अस्थिर रहती है। कहने का अर्थ ये है कि गठबंधन सरकार जो है मौकों और अवसरों को ज़्यादा लुभाने की कोशिश करती है, जिससे भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है। और बात करें 1998 की कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक वोट से सरकार गिर गई थी, वो इसका प्रमुख उदाहरण है। और बात करते हैं कि क्यों गठबंधन सरकार ज़्यादातर असफल रहते हैं भारतीय राजनीति में, तो सबसे पहले जो है विषय पर बात करते हैं कि गठबंधन सरकारों का कोई ठोस आचरण नहीं होता है, सभी विकल्प खुले रखते हैं, अर्थात अवसरवादी होते हैं। दूसरा यह है कि बड़ा राजनीतिक दल छोटे राजनीतिक दलों पर हमेशा दबाव बनाए रखते हैं और उनके सुझावों की अनदेखी करते हैं। कई बार ये भी होता है कि बड़े राजनीतिक दल है वो अपनी मनमानी करते हैं, जो छोटे राजनीतिक दल हैं कि जो किसी विशेष क्षेत्र का भी प्रतिनिधि हो सकता है वो करते हों, तो उनके सुझावों की वो अनदेखी करते हैं। गठबंधन सरकारों का जो स्वरूप है वो डेली वेजेस जैसा होता है, और इसका उदाहरण है कि जयललिता ने अखिल भारतीय स्पीड ब्रेकर के रूप में वाजपेयी जी की सरकार को समर्थन लेकर वापस गिरा दिया था। और इसके बाद गठबंधन सरकार का जो उद्देश्य है भारतीय राजनीति में स्वार्थ की आपूर्ति करना होता है, सह अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारें अपनी निजी स्वार्थ को पूर्ण करने का ज़्यादा अवसरों को ढूंढते हैं, देश के विकास के ओर ध्यान कम जाता है। गठबंधन सरकारों का कोई साझा कार्यक्रम नहीं होता है, जिससे वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में जो वैचारिक मतभेद होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं, उसके कारण एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम वो नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आगे भविष्य में उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये वो कारण थे जिसके कारण गठबंधन सरकार की जो है असफलता होती है। साथ ही गठबंधन सरकार की सफलता के हेतु हम सुझाव देते हैं कि भाई कौन से ऐसे सुझाव हैं जिनको अपनाकर गठबंधन सरकार न केवल अपने कार्यकाल को पूरा करे बल्कि देश के विकास के में भी वो योगदान दे सके। और इसके लिए गठबंधन सरकार जो है 2 या 3 राजनीतिक दलों का ही होना चाहिए। अधिक राजनीतिक दल जो हैं गठबंधन सरकार के अस्थिरता पैदा करते हैं कि बहुत सारे जो है गठबंधन होंगे तो ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी। दूसरा कि गठबंधन जो है चुनाव पूर्व होना चाहिए, और चुनाव के बाद में होने वाला जो गठबंधन अवसरवादी गठबंधन कहलाता है। और ताकि एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम वो चुनाव से पहले बना सके। सरकार को बाहरी समर्थन देने वाले दलों से बचना चाहिए। बाहरी दल जो है समर्थन देने वाले लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत आचरण होता है, वे अपने दायित्वों के बिना सत्ता की तरह होते हैं। कहने का अर्थ है कि भाई जो बाहर से समर्थन देते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इतिहास में देखा गया है कि बाहर से समर्थन देने वाले राजनीतिक दल जब आवश्यकता पड़ती है तो साथ नहीं देते हैं। और गठबंधन सरकारों में नैतिकता का विकास होना चाहिए। और ठगों से कहते हैं कि भाई ठगों से मित्रता स्थायी नहीं होती। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस
ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। बात कर रहे हैं 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष पद की। उस समय 1939 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद थे उसके लिए दो व्यक्तियों के नाम दिया गया था, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा सीताराम मैया, और दोनों के मध्य कांटे का टक्कर था। हालांकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण गांधी जी ने सीतारामैया के पक्ष में वोट करने का अपील की थी और कहा था कि सीतारामैया की हार जो है उनकी नैतिक हार होगी। लेकिन इसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो है अध्यक्ष का पद मिला, वो जीते। लेकिन बाद में उन्होंने जब आज़ादी की जो लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर चले गए थे, तो उसके बाद रेडियो से उन्हें वैचारिक मतभेद होने के कारण जो आज राष्ट्रपिता नाम उनका उपाधि दी गई है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई थी। कहने का अर्थ ये था कि वैचारिक मतभेद होने के कारण भी नैतिकता पहले बहुत अधिक थी, वो जो वर्तमान समय में नहीं है। गठबंधन सरकार का नेतृत्व बड़े राजनीतिक गठबंधन के द्वारा होना चाहिए, अर्थात एक इतिहास में जब बात करते चंद्रशेखर की सरकार की और 1990-91 की, तो उस समय 54 सदस्यों के साथ में उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन वो सरकार तो केवल 223 दिन तक